हेलो बच्चों। दोस्तों एटम है तन्हाई में, एटम है वीराने में, एटम है तन्हाई में, एटम है वीराने में, इसको देंगे एनर्जी, तक से इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। हेलो बच्चों। दोस्तों आज हमारे इस मुलाकात का मेन मोटिव है आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एंथैल्पी को अंडरस्टैंड करना और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या ट्रेंड होगा, एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एंथैल्पी किस प्रकार से वेरी हो रही होगी, इस पूरे वेरिएशन को अंडरस्टैंड करना है, एक्सेप्शंस की पूरी माया को भी जानना है। तो चलिए सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन को सबसे पहले हमें जानना होगा, पहचानना होगा, इसके बाद ही आयोनाइजेशन एंथैल्पी के कॉन्सेप्ट में और ज्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप बना पाएंगे। इससे पहले आयोनाइजेशन एंथैल्पी के कॉन्सेप्ट को हम एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के अंदर देख चुके हैं। तो देखिए उसी कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड करते हुए हमें इन सभी एलिमेंट्स के लिए बात करनी है आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। सबसे पहले डिफाइन करना होगा मिनिमम एनर्जी required to remove most loosely held outermost electron in ground state from isolated gaseous atom is named as ionization potential। जी हाँ, आइसोलेटेड होना चाहिए एटम और गैसियस स्टेट में होना चाहिए। उस केस में देखिए किस प्रकार से आयोनाइजेशन एंथैल्पी को हमें अंडरस्टैंड करना होगा। ये हमारे पास देखिए एटम है और ये इसका न्यूक्लियस है। ध्यान से देखिए न्यूक्लियस दिखने में कैसा होगा, ये न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। जी हाँ, न्यूक्लियस होगा पॉजिटिवली चार्ज्ड। और ये देखिए लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस खींच रहा होगा। प्लस माइनस चार्ज की अट्रैक्शन होती है, आप जानते हैं। देखिए ये माइनस ही चार्ज है, न्यूक्लियस का चार्ज प्लस जेड ही, न्यूक्लियस खींच रहा होगा। न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करना है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, एक मिनिमम एनर्जी का इसको फोटोन खिलाया। इस फोटोन को खाने से ये देखिए ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, तो इस एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, इस फोटोन को खाने से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इंक्रीज हुई और ये इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर आ गया। देखिए इस प्रकार से बिंदास बाहर आ गया। तो देखिए इस एनर्जी को क्या बोला जाएगा, इस मिनिमम एनर्जी को आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोला जाएगा। इस मिनिमम एनर्जी को बोला जाएगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आई होप इसको आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अब ध्यान से देखिए इसकी डेफिनेशन को, ध्यान से देखिए। अगर इसकी डेफिनेशन को आपने ध्यान से देखा हो तो यहां पर आइसोलेटेड गैसियस एटम का जिक्र किया गया है। आइसोलेटेड क्यों होना चाहिए, ऐसा भी हो सकता है आप एनर्जी खिलाएं और बॉन्ड टूट जाए, इलेक्ट्रॉन बाहर ना आए, हो सकता है वह एनर्जी बॉन्ड को ब्रेक करने में यूटिलाइज हो जाए। हो सकता है आपने एनर्जी खिलाई और स्टेट चेंज हो गई, लेकिन अगर आइसोलेटेड हुआ कोई बॉन्ड नहीं टूटेगा, बॉन्ड बना ही नहीं होगा तो टूटेगा कहां से। गैसियस स्टेट में हुआ तो देखिए सॉलिड से स्टेट चेंज होकर लिक्विड हो सकती है, लिक्विड से गैस हो सकती है। अब अगर गैसियस स्टेट में है तो मिनिमम एनर्जी खाने के बाद यह एक ही काम कर रहा होगा, यह काम इसके आयोनाइजेशन का होगा, यानी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने का होगा। यानी हम डिफाइन कर पाएंगे आइसोलेटेड गैसियस एटम हुआ तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी को, आई होप इसको आपने अंडरस्टैंड कर लिया है। मिनिमम एनर्जी आइसोलेटेड गैसियस एटम को जो हमने खिलाई है, इसको खाने के बाद यह एटम आयोनाइज हो पाया है, ए प्लस गैस की फॉर्मेशन हो पाई है और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो पाया है। एनर्जी के इस मिनिमम अमाउंट को दोस्तों क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे। आई होप इस कॉन्सेप्ट को आपने अंडरस्टैंड किया होगा। और देखिए आइसोलेटेड गैसियस एटम है, इस केस में प्रोसेस कैसी होगी, एंडोथर्मिक होगी। इसकी आयोनाइजेशन की प्रोसेस कैसी होगी, एंडोथर्मिक होगी। डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है एनर्जीज एब्जॉर्ब्ड, एनर्जीज एब्जॉर्ब्ड। जी हां, एनर्जी एब्जॉर्ब हुई होगी तभी तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। ए गैस आइसोलेटेड एटम, कोई भी कैपिटल ए गैस, देखिए
एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद ही प्लस साइन होगा इसका, एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद ही ए प्लस गैस बना पाएगा और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो पाएगा। तो देखिए प्रोसेस कैसी है, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। तो प्रोसेस कैसी है दोस्तों, प्रोसेस कैसी है, प्रोसेस एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है। तो डेल्टा एच का साइन कैसा होगा, अगर हीट एब्जॉर्ब हुई है तो डेल्टा एच का साइन पॉजिटिव होगा। डेल्टा एच पॉजिटिव है, इससे इंडिकेट किया जाएगा हीट एब्जॉर्ब हुई है, एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है। इसकी डिटेल थर्मोडायनेमिक्स में हम जानेंगे। तो देखिए आपने अंडरस्टैंड किया, आयोनाइजेशन पोटेंशियल आइसोलेटेड गैसियस एटम के केस में ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव होगा। देखिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल पॉजिटिव होगा। आपने जो एनर्जी खिलाई है इसको हम पॉजिटिव साइन के साथ इंडिकेट करेंगे, और ये होगा इसका क्या, मैग्नीट्यूड। जो भी होगा, जितना भी होगा, इसको इस प्रकार से इंडिकेट किया जाएगा प्लस साइन के साथ। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। एनर्जी के अमाउंट को हमें प्लस साइन के साथ इंडिकेट करना है। एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है, इसका मीनिंग है यहां पर साइन कैसा होगा, प्लस होगा। आगे चलते हैं, सक्सेसिव आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करनी है। देखिए एक आयोनाइजेशन के बाद दूसरा हो, दूसरे के बाद तीसरा हो, तीसरे के बाद चौथा आयोनाइजेशन हो, इस प्रकार से इस टाइप के आयोनाइजेशन को सक्सेसिव आयोनाइजेशन का नाम दिया जाएगा। ध्यान से देखिए सक्सेसिव आयोनाइजेशन क्या है, ध्यान से देखिए। द अमाउंट्स ऑफ एंथैल्पीज रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट, सेकंड एंड सब्सिक्वेंट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम गैसियस एटम वन आफ्टर अदर आर कॉल्ड सक्सेसिव आयोनाइजेशन पोटेंशियल और एंथैल्पीज। देखिए एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो जो अमाउंट एनर्जी का रिक्वायर्ड होगा उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पीज। देखिए मेरे दोस्तों किस प्रकार से एक के बाद एक इलेक्ट्रॉन हमें निकालना हो तो सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पीज को डिफाइन करना होगा। देखिए हमारे पास आइसोलेटेड गैसियस एटम एम है, इसको एनर्जी खिलाई गई, एम प्लस गैस की फॉर्मेशन हो पाई, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ। इसके लिए देखिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी IE1 है। इसके बाद देखिए एम प्लस गैस से, ध्यान से देखिए, एम प्लस गैस से M2 प्लस गैस फॉर्म हुआ, एक और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ। इसके बाद देखिए M2 प्लस गैस से एक और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ, M3 प्लस गैस की फॉर्मेशन हुई। एक साथ तीनों इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं होंगे, वन बाय वन होंगे। तो देखिए फर्स्ट टाइम आपने एनर्जी खिलाई IE1, सेकंड टाइम आपने एनर्जी खिलाई IE2, थर्ड टाइम आपने इसको एनर्जी खिलाई IE3, फोर्थ टाइम, अगर फोर्थ टाइम भी एनर्जी खिलानी हो तो IE4। लेकिन हम इतने से ही अंडरस्टैंड कर जाएंगे सक्सेसिव आयोनाइजेशन को, एक के बाद एक आयोनाइजेशन होता जाए। जैसे यहां पर M से M प्लस बना, M प्लस से M2 प्लस बना, M2 प्लस से M3 प्लस बना। ये केस है सक्सेसिव आयोनाइजेशन का, ये केस है सक्सेसिव आयोनाइजेशन का। और ऐसे केस में जो हर स्टेप के कोरस्पॉन्डिंग आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी, इसे हम क्या बोलेंगे। देखिए एक आयोनाइजेशन के बाद देखिए इस प्रकार से हमें आयोनाइजेशन एंथैल्पीज मिलती हैं। तो ये आयोनाइजेशन एंथैल्पीज सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पीज होंगी। और इस पॉइंट को नोट करना है, देखिए किस पॉइंट को नोट करना है, IE3 आपको ज्यादा मिलेगी किससे, ऑलवेज IE2 से, ऑलवेज IE2 I1 से ज्यादा मिलेगी। जी हाँ, इस प्रकार से आयोनाइजेशन एंथैल्पीज आपको मिल पाएंगी, इस ऑर्डर में मिल पाएंगी। सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपको हायर मिलेंगी इस प्रकार से। अगर एक के बाद एक आयोनाइजेशन होता जाए तो इस प्रकार से सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पीज आपको ग्रेटर मिल पाएंगी। सबसे ज्यादा जो लास्ट में आयोनाइजेशन हुआ होगा वह आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। ऐसा क्यों होगा, देखिए इलेक्ट्रॉन के रिमूवल के बाद, ड्यू टू रिमूवल ऑफ
ड्यू टू रिमूवल ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स, वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स, Z effective increases. जी हाँ, Z effective is Z माइनस सिग्मा। देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम मिलेंगे जैसे आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, पहले के कंपैरिजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको कम मिलेंगे, सिग्मा की वैल्यू आपको कम मिलेगी, यानी Z इफेक्टिव आपको ज्यादा मिलेगा। यानी इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद न्यूक्लियस ज्यादा फोर्स से उस वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होगा, यानी न्यूक्लियस का होल्ड ज्यादा होगा, आपको ज्यादा एनर्जी खिलानी होगी, तब जाकर ये इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा। ऐसा पॉसिबल होगा आगे और आयोनाइजेशन में भी। जी हाँ, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, फिर Z इफेक्टिव इंक्रीज हो जाएगा, फिर न्यूक्लियस का होल्ड इंक्रीज हो जाएगा, फिर आपको ज्यादा एनर्जी खिलानी होगी, तभी इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा। यानी सक्सेसिव आयोनाइजेशन एंथैल्पीज आपको इस प्रकार से क्या मिलती हैं, ग्रेटर मिलती हैं। I3 I2 से ग्रेटर होगा और I2 I1 से क्या होगा, ग्रेटर होगा। इस प्रकार से सक्सेसिव आयोनाइजेशन करने पर हमें Z इफेक्टिव इंक्रीज होता हुआ मिलता है, इससे आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू भी क्या मिलती है, ज्यादा मिलती है। आइए इसकी डिटेल में पूरी माया जानने के लिए हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन पोटेंशियल की। देखिए आयोनाइजेशन पोटेंशियल को कितने फैक्टर्स प्रभावित करते हैं, इसको जानने के बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एंथैल्पीज की ट्रेंड को जान पाएंगे। दोस्तों ये जानना काफी इंपॉर्टेंट है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी को अफेक्ट करने वाले कितने फैक्टर्स हैं। नंबर 1, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज से आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसे अफेक्टेड होगी। देखिए न्यूक्लियस के पास ज्यादा पास इलेक्ट्रॉन होगा तो न्यूक्लियस का ज्यादा होल्ड होगा, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना डिफिकल्ट होगा, यानी ज्यादा एनर्जी खिलाएंगे इलेक्ट्रॉन को तब जाकर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हुआ तो देखिए आसानी के साथ इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है, न्यूक्लियस का होल्ड कम होगा इलेक्ट्रॉन पर। आइए इस पूरी माया को अंडरस्टैंड करने के लिए यहां पर 2 डिफरेंट एटम्स के केसेस को कंसिडर करना होगा। एक एटम हमारे पास ये है, बड़ा एटम है, देखिए बड़ा एटम है, एक एटम ये है। एक और एटम की बात की जाएगी, जी हां एक एटम हमारे सामने ये है। अब देखिए ये इसका न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का होल्ड होगा, बिल्कुल होल्ड होगा। अगर ये एटम छोटा एटम है, न्यूक्लियस ज्यादा पास होगा, होल्ड ज्यादा होगा। इस प्रकार से देखिए अगर बड़ा एटम है, इससे एक और बड़ा एटम हमारे पास है, यहां देखिए ये बड़ा एटम है, इसका न्यूक्लियस वैलेंस इलेक्ट्रॉन से दूर होगा। देखिए ध्यान से, ये न्यूक्लियस होगा, ये न्यूक्लियस होगा। पहले के कंपैरिजन में अब ये न्यूक्लियस दूर होगा, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन से न्यूक्लियस दूर होगा। अब देखिए अब न्यूक्लियस का होल्ड, अब यहां न्यूक्लियस का होल्ड इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर कम होगा, यानी न्यूक्लियस ज्यादा फोर्स से इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच रहा होगा, यहां पर ज्यादा फोर्स से खींच रहा होगा। न्यूक्लियस के पास है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यहां देखिए दूर है, तो इस केस में ज्यादा फोर्स से नहीं खींच रहा होगा। तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं, इस केस में हम बोल सकते हैं अगर यहां पर इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए एनर्जी का मिनिमम अमाउंट E1 चाहिए है, यहां पर इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए एनर्जी का मिनिमम अमाउंट E2 चाहिए। यहां देखिए E1 चाहिए था या E2 चाहिए। तो देखिए इस केस में आयोनाइजेशन एंथैल्पी का क्या ऑर्डर होगा। हमारे पास 2 एटम्स, एक स्मॉलर एटम है, एक बिगर एटम है। स्मॉलर एटम के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के क्लोज होगा, न्यूक्लियस का ज्यादा होल्ड होगा, ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, तो ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में। यहां देखिए वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से रिलेटिवली दूर होगा, यानी इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिलेटिवली क्या है, वीकर है। अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीकर है तो यहां पर एनर्जी का
कम अमाउंट चाहिए होगा इस इलेक्ट्रॉन को आइसोलेटेड गैसियस एटम से बाहर ले जाने के लिए, यानी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने के लिए, यानी आयोनाइजेशन के लिए। हम बोल सकते हैं इस केस में E1 की वैल्यू ज्यादा होगी E2 से। एटॉमिक रेडियाई लेसर है, यहां देखिए एटॉमिक रेडियाई लेसर है, इलेक्ट्रॉन पास है, इलेक्ट्रॉन पास एटॉमिक रेडियाई लेसर है, तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, ज्यादा होगा। एनर्जी का ज्यादा अमाउंट चाहिए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए। देखिए रेडियाई कम है तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। अगर रेडियाई ज्यादा है तो देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिलेटिवली इसके कंपैरिजन में अगर बात की जाए तो ये क्या होगी, यहां पर कम होगी। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी तो एनर्जी का मिनिमम अमाउंट भी इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए कम ही चाहिए होगा। तो देखिए एटॉमिक रेडियाई ज्यादा है, एटॉमिक रेडियाई ज्यादा है, तो ऐसे केस में आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। इस प्रकार से एटॉमिक साइज के साथ आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एंथैल्पी इनवर्सली रिलेटेड है। आई होप इस माया को आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अगर नहीं अंडरस्टैंड किया है तो देखिए अब आप अंडरस्टैंड कर जाएंगे कैसे। हमारे पास काफी सारे एग्जांपल्स हैं। अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एक पर्टिकुलर ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, देखिए टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, तो देखिए साइज क्या होगा, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगी, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगी, साइज इंक्रीज होगा। जी हां, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगी तो साइज इंक्रीज होगा। हम जानते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल एटॉमिक साइज के साथ किस प्रकार से रिलेटेड है, एटॉमिक रेडियाई और एटॉमिक साइज के साथ इनवर्सली रिलेटेड है। नीचे जाएंगे, साइज इंक्रीज करता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज होता है। हमें देखिए ये ऑर्डर मिल पाएगा। ऐसी कहानी केवल ग्रुप 1 में नहीं है, जरा वेट कीजिए, ग्रुप 2 एलिमेंट्स की बात करते हैं, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं, देखते हैं ऐसी कहानी हमें किस किस केस में मिल पाएगी। हमारे पास एक और एग्जाम्पल है ग्रुप 2 एलिमेंट्स का, हमारे पास बेहतरीन एग्जाम्पल है। देखिए बेरिलियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, ये ग्रुप 2 एलिमेंट्स आपके सामने हैं। ध्यान से देखिए, ग्रुप 2 एलिमेंट्स आपके सामने हैं। अगर टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, तो होगा क्या, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगी, बिल्कुल होंगी। आप जानते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज होगा, यहां N2 होगा, N3 होगा, N4 होगा, N5 होगा, N6 होगा। नंबर ऑफ सेल्स ग्रेजुअली इंक्रीज करती जाएंगी। अगर नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करती जाएंगी, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। और ये आप जानते ही हैं, आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियाई के साथ किस प्रकार से रिलेटेड है, ये आप जानते ही हैं। अगर ये आप जानते हैं, नीचे जाने पर एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, तो देखिए ग्रुप 2 में भी आपको आयोनाइजेशन पोटेंशियल का ऑर्डर ये मिलना चाहिए। नीचे जाने पर साइज इंक्रीज होता है तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एंथैल्पी डेफिनेटली डिक्रीज होनी चाहिए। जी हां, डिक्रीज ही होती है। प्रैक्टिकल डेटा भी आपसे शेयर किया जाएगा, तब तक के लिए नोट कीजिए आप इसको। अगर आपने इसको नोट कर लिया है तो आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऐसा ग्रुप 1 ग्रुप 2 में ही नहीं होगा, आगे चलते हैं, पूरी माया को देखेंगे। देखिए ग्रुप 18 का केस हमारे पास है, ग्रुप 18 का केस हमारे पास है। याद है आपको ग्रुप 18 में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, इन एलिमेंट्स की हमें बात करनी है। तो डाउन द ग्रुप जाने पर अगेन साइज इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगी। जी हां, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगी, तो क्या होगा, साइज इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी। जी हां, प्रैक्टिकल डेटा भी यही मिलता है।
हीलियम का आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है, नीचे जाने पर आयोनाइजेशन पोटेंशियल हमें डिक्रीज होता हुआ ही मिलता है। ये कहानी देखिए ग्रुप 18 में तो देखने को मिलती ही है। और एग्जाम्पल देखिए, और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग के लिए देखिए ग्रुप 17 में भी ऐसा ही होगा। देखिए एक और एग्जाम्पल आपके सामने, ग्रुप 17 का केस आपके सामने। देखिए ग्रुप 17 में क्या होगा, ग्रुप 16 में क्या होगा, ग्रुप 15 में क्या होगा। चलिए बार बार इस कहानी को रिपीट करने के बजाय एक साथ ही काफी सारे ग्रुप में एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एंथैल्पी को कंपेयर किया जा सकता है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये मेंबर्स हैं ग्रुप 17 के। 16 के देखिए ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम ये मेंबर्स हैं। नीचे जाएंगे पोलोनियम भी मिल जाएगा। यहां देखिए ग्रुप 15 के केस में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, नीचे जाएंगे बिस्मथ भी मिल जाएगा। तो देखिए ऐसा ही ट्रेंड नीचे भी देखने को मिलेगा। हमें मिलता क्या है, नीचे जाने पर, डाउन द ग्रुप जाने पर क्या मिलता है, डाउन द ग्रुप जाने पर क्या मिलता है। देखिए एक साथ बात की जाए, डाउन द ग्रुप जाने पर हमें नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती हुई मिलती हैं, एटॉमिक रेडियाई, नीचे जाने पर एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होगा, एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होगा। ऐसा होगा, देखिए नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगी, एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एंथैल्पी हम जानते हैं किस प्रकार से एटॉमिक रेडियाई और एटॉमिक साइज के साथ रिलेटेड है, इनवर्सली रिलेटेड है। इससे रिलेटेड डिस्कशन हमारा अभी अभी कुछ टाइम पहले हुआ। देखिए यहां पर इससे रिलेटेड डिस्कशन हमारा हो चुका है। साइज अगर बिगर होगा, एटॉमिक रेडियाई अगर ग्रेटर होगा, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमें लेसर मिलती है। एटॉमिक रेडियाई और एटॉमिक साइज के साथ, और एटॉमिक साइज के साथ आयोनाइजेशन एंथैल्पी इस प्रकार से रिलेटेड है। आई होप इसको आपने नोट किया होगा। तो देखिए नीचे जाने पर हमें क्या ट्रेंड देखने को मिलता है, साइज इंक्रीज होगा तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी, साइज इंक्रीज होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी, साइज इंक्रीज होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी। आई होप ये ट्रेंड आपने नोट किया होगा। प्रैक्टिकल डेटा के भी दर्शन करवाए जाएंगे। जी हाँ, किस ग्रुप में किस एलिमेंट के लिए क्या मैग्नीट्यूड होगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी का, आयोनाइजेशन पोटेंशियल का, डेटा की भी बात की जाएगी। उससे पहले देखिए सेकंड फैक्टर क्या है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी और आयोनाइजेशन पोटेंशियल इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ध्यान से देखिए, जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो क्या होगा, जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का होल्ड ज्यादा होगा। जी हां, न्यूक्लियस का होल्ड ज्यादा होगा तो आपको ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। क्यों प्रोवाइड करनी होगी, ज्यादा एनर्जी इसलिए प्रोवाइड करनी होगी, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए आपको प्रोवाइड करनी होगी ज्यादा एनर्जी, तभी जाकर आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर आ पाएगा। एक बार फिर से सुनिए, अगर न्यूक्लियस का होल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर ज्यादा हुआ तो आपको ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी, यानी जेड इफेक्टिव ज्यादा हुआ तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा, जेड इफेक्टिव कम हुआ तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होगा। इस प्रकार से आयोनाइजेशन पोटेंशियल जेड इफेक्टिव के साथ रिलेटेड है। देखिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के साथ आयोनाइजेशन पोटेंशियल किस प्रकार से रिलेटेड है ये आप जान चुके हैं। इसके बाद स्क्रीनिंग इफेक्ट के साथ आयोनाइजेशन पोटेंशियल किस प्रकार से रिलेटेड होगा, इसकी पूरी माया को जानना है। आयोनाइजेशन पोटेंशियल जेड इफेक्टिव के साथ इस प्रकार से रिलेटेड है। जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो देखिए न्यूक्लियस ज्यादा होल्ड से वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होगा, तो होगा क्या, ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इस इलेक्ट्रॉन को यहां से बाहर ले जाने के लिए, यानी एटम को आयोनाइज करने के लिए। अगर देखिए जेड इफेक्टिव कम होगा, न्यूक्लियस का होल्ड कम होगा, यानी कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इस इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने के लिए, यानी आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। तो देखिए जेड इफेक्टिव के साथ आयोनाइजेशन पोटेंशियल इस प्रकार से रिलेटेड है, और जेड इफेक्टिव
एंड सिग्मा किस प्रकार से रिलेटेड है? सिग्मा इज स्क्रीनिंग कांस्टेंट, ये इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन को मेजर करता है। अगर देखिए इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होंगी तो जेड इफेक्टिव कम होगा, माइनस साइन है, ये ज्यादा होगा तो ये कम होगा। अब देखिए सिग्मा कम हुआ तो जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा। जेड इफेक्टिव एंड सिग्मा इनवर्सली रिलेटेड है। इस प्रकार से आप देख चुके हैं, अगर जेड इफेक्टिव आयोनाइजेशन पोटेंशियल के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है तो देखिए सिग्मा किस प्रकार से रिलेटेड होगा? सिग्मा इनवर्सली रिलेटेड होगा। यानी स्क्रीनिंग इफेक्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल और आयोनाइजेशन एंथैल्पी के साथ इस प्रकार से रिलेटेड होगा। आई होप आपने इसकी पूरी कहानी को जान लिया है। आई होप आप इसकी पूरी कहानी को जान चुके हैं। आई होप आपने इसकी पूरी कहानी को जान लिया है, पहचान लिया है। आई होप आपने इसकी पूरी कहानी को जान लिया है। आई होप आप इसकी पूरी कहानी को जान चुके हैं। अगर ऐसा है तो देखिए लास्ट फैक्टर जो आपको अंडरस्टैंड करना है, इसके बाद आपको मिलवाया जाएगा प्रैक्टिकल डेटा से और कुछ प्यारी प्यारी बातें होंगी। हमें एनालाइज करना होगा डेटा को और यहां पर डिस्कस करना होगा कि एक्सेप्शंस क्यों आए हैं। जी हां, काफी सारे मायावी एक्सेप्शंस को भी जानना होगा। यहां पर हमें उससे पहले स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल से, सबसेल से किस प्रकार से आयोनाइजेशन पोटेंशियल अफेक्टेड है, इसकी बात करनी है। हाफ फील्ड किस प्रकार से होगी? देखिए P3 का केस, ये हाफ फील्ड सबसेल का केस होगा। इस प्रकार से P में 3 ऑर्बिटल्स होंगे, ये केस है देखिए P3 का। इसके बाद देखिए D5 का केस, हाफ फील्ड सबसेल का केस होगा, 5 ऑर्बिटल्स इस प्रकार से, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स, हाफ फील्ड है। ये D5 का केस है। देखिए F7 का केस, 7 ऑर्बिटल्स हैं, ये हाफ फील्ड होंगे इस प्रकार से, 1 2 3 4 5 6 एंड 1 7, इस प्रकार से 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये केस है F7 का। आई होप आपने इसको भी अंडरस्टैंड किया होगा। और फुली फील्ड सबसेल्स के केसेस देखिए आपके पास हैं किस प्रकार से, S2 हो, देखिए S1 हो, ये हाफ फील्ड होगा, S2 हो, ये केस होगा फुली फील्ड सबसेल का। ये देखिए S2, देखिए P6 हो, इस प्रकार से 3 ऑर्बिटल्स हैं और मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ये केस है P6 का। अब देखिए D10, 5 ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3 4 5, तो देखिए 5 इलेक्ट्रॉन्स इस प्रकार से आ सकते हैं एंड 5 इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट स्पिन के साथ इस प्रकार से आ सकते हैं, ये भी केस है फुली फील्ड सबसेल का। F14, 1 2 3 4 5 6, देखिए 7 ऑर्बिटल्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स इस प्रकार की स्पिन के साथ होंगे एंड 7 इस प्रकार से होंगे, इस प्रकार से 14 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये केस होगा F14 का फुली फील्ड सबसेल का। तो देखिए इस प्रकार से हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड सबसेल्स का केस हुआ तो ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, इट रिक्वायर्स मोर एनर्जी। ये सभी हाफ फील्ड है, ये सभी हाफ फील्ड है। देखिए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिलता है हमें हाफ फील्ड सबसेल्स में और ये सभी फुली फील्ड सबसेल्स हैं। यहां भी सिमेट्री है, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर सिमेट्रिकल हुआ है, आप ध्यान से देख सकते हैं सिमेट्री है यहां पर इन सभी सबसेल्स में। अगर सिमेट्री है, हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड है, ऐसा तभी हो पाएगा, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तभी मिल पाएगा आपको। और देखिए एक्सचेंज एनर्जी का कॉन्सेप्ट एक एडवांस कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं तो इन सभी सबसेल्स की एनर्जी हमें क्या मिलती है? ज्यादा मिलती है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इनकम्प्लीटली फील्ड सबसेल्स इलेक्ट्रॉन निकालने के कंपैरिजन में। कैसे होगी? आइए
इसकी पूरी माया को जानने के लिए तो एक बेहतरीन एग्जाम्पल हमारे पास है। एग्जाम्पल देखिए क्या है। लेफ्ट टू राइट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अगर सेकेंड पीरियड में मूव करते हैं तो हमें कौन कौन से एलिमेंट्स मिलते हैं, याद कीजिए। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। चलिए यहां पर नियोन की भी बात कर लेते, लेकिन नियोन की बात सबसे लास्ट में करनी है। जी हां, इससे पहले आपको लिथियम से लेकर फ्लोरीन तक सभी एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एंथैल्पी को कंपेयर करना होगा। चलिए मैं आपकी हेल्प करता हूं। लेफ्ट टू राइट मूव करने पर हमें देखिए जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता हुआ मिलता है। जेड इफेक्टिव की कैलकुलेशन हम स्लेटस रूल से ऑलरेडी कर चुके हैं। जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा, बिल्कुल इंक्रीज होगा। साइज डिक्रीज होगा, बिल्कुल डिक्रीज होगा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होनी चाहिए। जी हां, इंक्रीज होती भी है। फिर प्रॉब्लम कहां है? देखिए प्रॉब्लम तो है। प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है यहां पर दो जगह। कहां देखने को मिलती है? ऑर्डर ऐसा होना चाहिए था, नियोन की सबसे लास्ट में बात की जाएगी। ऑर्डर ऐसा होना चाहिए था, लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर 2 ब्रेक पॉइंट्स आएंगे। कहां पर? बेरिलियम बोरोन के केस में ये देखिए इस प्रकार से स्विच कर जाएंगे। यहां देखिए नाइट्रोजन ऑक्सीजन के केस में इस प्रकार से स्विच कर जाएंगे। मतलब ये ऑर्डर हमें देखने को नहीं मिलता है। एक्चुअल ऑर्डर हमें एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज के अकॉर्डिंग, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज के अकॉर्डिंग हमें ऑर्डर देखिए ये देखने को मिलता है। ये ऑर्डर देखने को मिलता है। ध्यान से देखिए। आई होप इसको आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। किस कॉन्सेप्ट से आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा? देखिए वैलेंस शेल के कोरस्पोंडिंग जो आपको सब सेल्स मिलती हैं, अगर ये सब सेल्स ज्यादा स्टेबल हुई, ज्यादा स्टेबल कैसे हुई? आइए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो ज्यादा डिटेल में मेरी बातें आपको समझ आएंगी। लिथियम की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s1, बेरिलियम की 2s2, बोरोन की 2s2 2p1, कार्बन की 2s2 2p2, नाइट्रोजन की 2s2 2p3, ऑक्सीजन की 2s2 2p4, फ्लोरीन की 2s2 2p5, नियोन की 2s2 2p6। ये होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान से अगर आपने देखी हो बेरिलियम एंड नाइट्रोजन की वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहां देखिए ये फुली फिल्ड है, ये फुली फिल्ड है। साइज के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए, साइज के अकॉर्डिंग बात करें तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी बेरिलियम की कम होनी चाहिए, बोरोन की ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन अगर बात की जाए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग तो देखिए बेरिलियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, फुली फिल्ड सबसेल है। और ये देखिए फुली फिल्ड नहीं है, यहां से इलेक्ट्रॉन का निकलना इसके कंपैरिजन में आसान है। इसलिए इस प्रकार से इंटरचेंज आपको देखने को मिलता है, यानी बोरोन यहां मिलता है, बेरिलियम यहां मिलता है। यहां देखिए यहां आपको कॉन्फ़िगरेशन हाफ फिल्ड मिलती है। पी सबसेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको इस प्रकार से मिलती है, पी में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये हाफ फिल्ड है। और ऑक्सीजन देखिए हाफ फिल्ड नहीं है। अगर इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया जाए तो ये हाफ फिल्ड हो जाएगा, यानी ये जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा इसके कंपैरिजन में, कम एनर्जी पर इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा। यानी यहां पर भी आपको इंटरचेंज देखने को मिलता है। इसकी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए ऐसा हुआ है। इनफैक्ट एक पर्टिकुलर पीरियड में सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस की होंगी। यहां देखिए एस भी कंप्लीटली फिल्ड है, पी भी कंप्लीटली फिल्ड है, दोनों ही कंप्लीटली फिल्ड हैं, फुली फिल्ड हैं। अगर दोनों ही फुली फिल्ड हैं तो हम बोल सकते हैं ये कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज्यादा स्टेबल है। यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे डिफिकल्ट होगा। अगर यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे डिफिकल्ट होगा, प्रैक्टिकल डेटा की मानी जाए तो नियोन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी इस पर्टिकुलर पीरियड में किसी भी एलिमेंट से क्या होगी? ज्यादा होगी। किसी भी एलिमेंट की आयोनाइजेशन एंथैल्पी से नियोन की आयोनाइजेशन एंथैल्पी सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा होगी। कैसा ट्रेंड
क्या ऐसा ट्रेंड, ध्यान से सुनिए, क्या ऐसा ट्रेंड नीचे रखे एलिमेंट्स में भी देखने को मिलता है? यानी बात करते हैं थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स के केस में, जैसे लिथियम के नीचे कौन है? सोडियम है। बेरिलियम के नीचे कौन है? मैग्नीशियम है। बोरोन के नीचे कौन है? एल्यूमिनियम है। कार्बन के नीचे कौन है? सिलिकॉन है। नाइट्रोजन के नीचे कौन है? फास्फोरस है। ऑक्सीजन के नीचे सल्फर है। फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन है। नियोन के नीचे आर्गन है। तो देखिए लेफ्ट टू राइट, अगर आर्गन को छोड़ दिया जाए, इसकी बात बाद में की जाएगी, लेफ्ट टू राइट आर्गन को छोड़ दिया जाए, बाकी सब केसेस में बात की जाए, तो देखिए लेफ्ट टू राइट जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा, बिल्कुल इंक्रीज होगा। साइज डिक्रीज होगा, जी हां साइज डिक्रीज होगा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होनी चाहिए, जी हां इंक्रीज होनी चाहिए, इस प्रकार से इंक्रीज होनी चाहिए। लेकिन ध्यान से देखिए, लेकिन क्या? देखिए बेरिलियम और बोरोन में इस प्रकार से एक्सेप्शन देखने को मिलता है, ब्रेक पॉइंट देखने को मिलता है, यानी एक्सपेक्टेड ऑर्डर से एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज डिफर कर जाती हैं। यहां पर भी ऐसा ही होगा, जी हां वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होगी। अगर सिमिलर होगी तो इस प्रकार से एल्यूमिनियम यहां मिलेगा एंड मैग्नीशियम यहां मिलेगा। यहां देखिए जिस प्रकार से नाइट्रोजन ऑक्सीजन इस प्रकार से स्विच कर जाएंगे, इंटरचेंज कर जाएंगे अपनी पोजीशन, उसी प्रकार से यहां पर भी वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर मिलती है। फास्फोरस सल्फर में या इस प्रकार से इनकी पोजीशन स्विच होते हुए मिलेंगी, अगर आप एक्सपेरिमेंटल डेटा की मानेंगे। किस प्रकार से? देखिए जो कॉन्सेप्ट हमने यहां अप्लाई किया वही कॉन्सेप्ट थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स में अप्लाई करना है। एक्चुअल ऑर्डर आपको ये मिल पाएगा, ये ऑर्डर नहीं होगा, एक्चुअल ऑर्डर आपको ये मिल पाएगा। सोडियम के बाद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद सल्फर, सल्फर के बाद फास्फोरस, फास्फोरस के बाद क्लोरीन। और एक पर्टिकुलर पीरियड में सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी मिलेगी? नोबल गैस की मिलेगी। नोबल गैस सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को अटेन कर चुकी हैं, जी हां फुली फिल्ड सबशेल्स हैं। नोबल गैस की वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात की जाए तो फुली फिल्ड सबशेल्स आपको मिलती हैं। तो सबसे ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आर्गन की मिलेगी। तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे डिफिकल्ट है, इसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा आपको मिल पाएगी। चलिए दोस्तों, इसके बाद बारी है एक्सेप्शंस की। एक्सेप्शंस की दुनिया में आपका स्वागत है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी के ट्रेंड में कहां पर हमें एक्सेप्शन देखने को मिलता है, इसकी पूरी माया को जानना है। प्रैक्टिकल डेटा आपके सामने है, एक फेमस बुक जेडली बुक का डेटा आपके सामने है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इस फेमस बुक के बारे में आपने सुना होगा। देखिए डाउन द ग्रुप मूव करने पर एटॉमिक रेडियाई और एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होनी चाहिए, जी हां ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 के केस में ऐसा ही हुआ है। देखिए ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 के केस में ऐसा हुआ है, लेकिन ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7, ग्रुप 8, ग्रुप 9, 10, 11, 12, 13, 14 में कुछ स्पेशल देखने को मिलता है। इसके साथ साथ आपने इस डेटा को एनालाइज किया होगा और देखा होगा, क्या पाया होगा आपने? सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एंथैल्पी, हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसकी है? हीलियम की है। और देखिए लोएस्ट किसकी है? लोएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपके सामने है, सीजियम की है। लोएस्ट किसकी है? ये भी आपके सामने है। और देखिए एक्सेप्शंस हमें कहां पर देखने को मिलते हैं? ग्रुप 4 से लेकर ग्रुप 14 तक देखने को मिलते हैं। यहां देखिए एक्सेप्शंस की दुनिया स्टार्ट होती है। क्यों होती है? आप जानते हैं एलए के बाद यहां तक देखिए एचएफ से लेकर एचजी तक बात की जाए, कहां पर? डी ब्लॉक के अंदर बात की जाए तो यहां पर इन्वॉल्वमेंट हुई है 4F की, और 4F की इन्वॉल्वमेंट यहां भी हुई है। यहां भी एक्सेप्शंस 4F की इन्वॉल्वमेंट की वजह से ही
देखने को मिलते हैं। पी ब्लॉक में भी 4f की इन्वॉल्वमेंट हुई है। जी हाँ, वैलेंस शेल में देखिए लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर हुआ है पी सब शेल में, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स 4f में भी प्रेजेंट हैं। आप इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आप देख पाएंगे यहां भी 4f की इन्वॉल्वमेंट हुई है, जिसका पुअर स्क्रीनिंग और शिल्डिंग इफेक्ट है। कैसा इफेक्ट है? पुअर स्क्रीनिंग और शिल्डिंग इफेक्ट है, जिसकी इन्वॉल्वमेंट की वजह से होगा क्या? जेड इफेक्टिव इंक्रीज होगा और आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज होगी। देखिए इंडियम से थैलियम जाएंगे, यहां पर थैलियम के केस में 4f इन्वॉल्व है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी थैलियम की क्या मिलेगी? ज्यादा मिलेगी। देखिए टिन से लेड जाएंगे, लेड की आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपको ज्यादा मिल रही होगी। यहां देखिए एक एक्सेप्शन आपको यहां देखने को मिलता है, एक यहां देखने को मिलता है, और यहां भी आप ट्रेंड को नोटिस करेंगे तो आप देख पाएंगे यहां भी आपको एक्सेप्शन देखने को मिलता है। देखिए ग्रुप 4 से लेकर ग्रुप 12 तक के एलिमेंट्स के केस में आप आयोनाइजेशन एंथैल्पीज को कंपेयर कर सकते हैं। प्रैक्टिकल डेटा आपके सामने है। इसके अलावा देखिए स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन आपको याद होगी आपको स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन। आप जानते होंगे एल्यूमिनियम गैलियम के अगर एटॉमिक रेडियाई को कंपेयर किया जाए तो एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड ये होना चाहिए, लेकिन ये होता नहीं है। ट्रेंड क्या होता है? गैलियम का एटॉमिक रेडियाई एल्यूमिनियम के एटॉमिक रेडियाई से लेसर मिलता है। एटॉमिक रेडियाई का ये ट्रेंड मिलता है। ऐसा क्यों होता है? प्रीवियस सेशन में स्कैंडाइड कॉन्ट्रैक्शन आपको एक्सप्लेन की थी। आपको याद होगा यहां पर 3D की इन्वॉल्वमेंट हुई है। जी हां, यहां इन्वॉल्वमेंट हुई है 3D की। होज स्क्रीनिंग और शिल्डिंग इफेक्ट इज पुअर। 3D की इन्वॉल्वमेंट की वजह से साइज में कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलती है। होज स्क्रीनिंग इफेक्ट इज पुअर। अगर ऐसा हुआ है, अगर गैलियम का साइज एल्यूमिनियम के साइज से छोटा है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड देखिए कैसा होगा? एक्सेप्शन देखने को मिलेगा। जी हां, गैलियम से एल्यूमिनियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी को कंपेयर किया जाए तो गैलियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी आपको ज्यादा मिलती है। प्रैक्टिकल डेटा देखिए, गैलियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी एल्यूमिनियम से ज्यादा मिलती है। वैसे डाउन द ग्रुप जाने पर साइज इंक्रीज होना चाहिए था, लेकिन यहां पर साइज डिक्रीज हुआ है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी डेफिनेटली इंक्रीज होगी। जी हां, एल्यूमिनियम से गैलियम की ज्यादा होगी। एक एक्सेप्शन आपको यहां देखने को मिलता है, एक एक्सेप्शन आपको यहां से यहां देखने को मिलता है। इंडियम से थैलियम जाने पर यहां पर देखिए 4f की इन्वॉल्वमेंट हुई है और यहां पर 3D की इन्वॉल्वमेंट हुई है। ये 3D की इन्वॉल्वमेंट की वजह से एक्सेप्शन देखने को मिलता है, और ये एक्सेप्शन 4f की इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से देखने को मिलता है। यानी हमें देखिए ये मिलता है। इसको और सिंपल बनाते हैं, और सिंपल इसको कैसे बनाया जा सकता है? ध्यान से देखिए, अगर एटॉमिक रेडियाई की बात की जाए, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, एटॉमिक रेडियाई की बात की जाए, यहां से एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होगा, लेकिन यहां पर इन्वॉल्वमेंट हुई है 4f की। इसको ध्यान रखना है, जिसकी वजह से जेड इफेक्टिव इंक्रीज हुआ होगा। तो देखिए होगा क्या? यहां से एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज हुआ है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होनी चाहिए। इस प्रकार से आयोनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होनी चाहिए। क्या यहां पर भी ट्रेंड ऐसा ही देखने को मिलता है? जी नहीं, यहां पर ट्रेंड इस प्रकार से देखने को मिलता है। किसका ट्रेंड है ये देखिए, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड है। ये ट्रेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी का है। तो एक्सेप्शन देखने को कहां मिलता है? यहां हमें एक्सेप्शन देखने को मिलता है। आई होप इसको आपने नोट किया होगा, और इसके साथ साथ बोरोन फैमिली के अंदर इस प्रकार से आपने एक्सेप्शन नोट किया होगा, और इस प्रकार से आपने एक्सेप्शन नोट किया होगा। डेटा आपके सामने है। आई होप आयोनाइजेशन एंथैल्पी को कंपेयर करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। प्रैक्टिकल डेटा आपके सामने है। इस डेटा को एनालाइज करते हुए आसानी के साथ आपने सभी ट्रेंड्स को अंडरस्टैंड किया होगा। चलिए आज इस सेशन में इतना ही। इससे कम टाइम में आयोनाइजेशन एंथैल्पी के इस कॉन्सेप्ट को कवर नहीं करवाया जा सकता था। हमने एफिशिएंटली मेहनत की, बहुत हार्ड वर्क किया इस सेशन में, और हमने एक बिंदास तरीके से आयोनाइजेशन एंथैल्पी के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लिया है।
ऐसा ही सेशन आपके बीच लेकर मैं जरूर आऊंगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड। यानी एक ही सेशन में इन दोनों ही कॉन्सेप्ट की हमें बात करनी है, जमकर मेहनत करनी है। तब तक जेड इफेक्टिव के कॉन्सेप्ट को, एटॉमिक रेडियाई के कॉन्सेप्ट को और आयोनाइजेशन एंथैल्पी के कॉन्सेप्ट को बार बार प्रैक्टिस कीजिए, रिवाइज कीजिए इन सभी कॉन्सेप्ट्स को। चलिए आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड विद मी, बाय बाय, टेक केयर। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।